फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप कवर कर लिया है और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी हमारा कवर हो चुका है। जो नेक्स्ट आ जाता है हमारी नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, ये वो बिजनेस होता है जिसके अंदर बिजनेस के ऊपर पूरा कंट्रोल है, पूरा मैनेजमेंट है। पार्टनर्स, इसमें अलग अलग पर्सन, मोर देन 2 पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो होता है पार्टनरशिप। अब वो जितने पर्सन इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको क्या, वो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, उनका शेयर होता है, प्रॉफिट के अंदर भी, लॉस में भी उनका शेयर होते हैं, तो वो होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि पार्टनरशिप इट इज़ अ टाइप ऑफ अ बिजनेस एंटाइटी इन विच ओनर्स और पार्टनर्स शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं इन द बिजनेस अंडरटेकिंग इन विच ऑल हैव इन्वेस्टेड। जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग, जितने भी पर्सन है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है हर पर्सन के अकॉर्डिंग उसमें वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट और लॉस सब कुछ शेयर करते हैं, मैनेजमेंट भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, वो होता है पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब इसमें जितने भी पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, मोस्टली इसमें जो दो से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं इस बिजनेस में, उनको क्या बोला जाता है, पार्टनर्स। जो इसमें बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पार्टनर्स। ठीक है, मोर देन 2 पर्सन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये जो फर्म, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें ये पार्टनरशिप वाला बिजनेस जो कि कैरी ऑन होता है, पार्टनरशिप वाला ट्रेड चलता है, उसको क्या कहा जाता है, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फर्म कहा जाता है। ये क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पार्टनरशिप के थ्रू बिजनेस होता है उसको फर्म कहा जाता है। और इसमें जो पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं इस बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, इसमें अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर भी और लॉस और प्रॉफिट को शेयर करते हैं, उसको वो क्या होते हैं, उनका नाम होता है, वो होते हैं पार्टनर्स। ठीक है, अब ये जो पार्टनर्स होते हैं इसके आगे हम करेंगे कि फीचर्स क्या होते हैं इनके पार्टनरशिप के। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसके क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले तो इसमें ये है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो 2 होते हैं या 2 से ज़्यादा होते हैं। इसकी लिमिट होती है कि 2 to 20 पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। पर्सन्स होते हैं जिनको क्या कह सकते हैं हम, पार्टनर्स। ठीक है, 2 से लेकर 20 तक मैक्सिमम लिमिट है इसकी, 20 से ज़्यादा नहीं होते, 20 तक इसकी लिमिट है। उसके बाद इसमें जो पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं वो उनके बीच में एक तरह का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी है, क्योंकि हम जैसे जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस था उसके अंदर फैमिली थी, ठीक है, तो उसमें कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी। इसके अंदर एक एग्रीमेंट होता है, चाहे वो रिटन हो चाहे वो ओरल हो। एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट को रिटन डॉक्यूमेंट में जो लिखा जाता है, जो उसके डॉक्यूमेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है उसको, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसको ये एग्रीमेंट के थ्रू ही पार्टनर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उस एग्रीमेंट में होता क्या है, अब एग्रीमेंट ये लिखा होता है कि एक पार्टनर
कितनी उस बिजनेस के अंदर जो भी ट्रेड चल रहा है या जो भी बिजनेस है उसमें कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा, वो सब एग्रीमेंट में लिखा होता है, इस पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। ठीक है, अब इस पार्टनरशिप डीड में ये भी लिखा होता है कि कितना % वो हिस्सेदार है प्रॉफिट शेयर करने के लिए। ठीक है, कितना % उसका उसमें हिस्सा है लॉस को शेयर करने के लिए। तो ये सब कुछ किसमें लिखा होता है, पार्टनरशिप डीड के अंदर जो एग्रीमेंट होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, उसमें हर चीज़ ही मेंशन होती है। कई बार ऐसा होता है कि 50% एक पार्टनर किसी बिजनेस में लगा रहा है, 50% दूसरा पार्टनर लगा रहा है, तो उनके बीच में ये डीड होती है, एग्रीमेंट होता है कि 50% 50-50 लगा रहे हो तो 50% ही आपका प्रॉफिट में शेयरिंग होगी। देखिए, अगर लॉस है तो उसमें भी 50% शेयरिंग होगी। ये सब किस में लिखा जाता है, इस डीड के अंदर, पार्टनरशिप डीड में सब कुछ मेंशन होता है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, वो भी एग्रीड रेशियो, उसमें भी एग्रीमेंट होता है। ठीक है, कई बार ऐसे भी होता है कि 4 पार्टनर है, 4 पार्टनर्स में से, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 4 पार्टनर है, 2 पार्टनर 20-20 की इसमें बीच में शेयरिंग कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाकी जो 2 पार्टनर हैं वो 30-30% कर रहे हैं, तो उनका उसके अकॉर्डिंग ही जो प्रॉफिट है उसके एग्रीमेंट रेशियो होती है। भी हाँ, अगर मान लो किसी ने 4 पार्टनर्स हैं, उसमें एक पार्टनर ने 20% कैपिटल इन्वेस्ट की, दूसरे ने भी 20% इन्वेस्ट की, तीसरे ने 30% और चौथे ने 30%। ठीक है, तो इसमें इस तरह से परसेंटेज है, तो इनकी जो प्रॉफिट की रेशियो भी उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर किसी भी चीज़ का कोई प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो वो एग्रीड रेशियो में 20% आपने कैपिटल इन्वेस्ट की, 20 आपको प्रॉफिट मिलेगा, 20 आपको मिलेगा, 30 आपको और 30 आपको। तो ये एक तरह की रेशियो होती है जिसमें एग्रीमेंट दे रखा होता है। ये तो जस्ट ऐसे एग्जांपल बताया मैंने आपको। आगे जो फीचर है वो है कि इसमें एक पार्टनर है, ठीक है, अगर वो अपना शेयर किसी को ट्रांसफर करना चाहता है, ठीक है, कि वो चाहता है कि मैं अपना प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या फिर मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई और कर लेगा मेरी जगह पे, मेरे बिहाफ पे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो उसके लिए उसको जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं, चाहे वो 2 हों, चाहे वो 4 हों, चाहे वो 10 हों, चाहे वो 15, चाहे वो 12, इन सब की कंसेंट के बिना वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अब देखो, जॉइंट हिंदू फैमिली स्टॉक में तो ये था कि सारे डिसीजन किसने लेने हैं, कर्ता ने लेने हैं। ठीक है, तो कोई उसमें इस तरह नहीं था भी सबकी कंसेंट जरूरी है, उसने अपने आप डिसीजन ले लेने। लेकिन इस बिजनेस में क्या होता है, इसमें सब फैमिली का मेंबर है चाहे ना हो, लेकिन उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि अगर कुछ भी आपको शेयरिंग करनी है, आपने अगर कोई भी शेयर है, कुछ भी है, उसको ट्रांसफ़र करना है किसी और पर्सन के नाम पर, अगर खुद मतलब कि वहाँ से विड्रॉ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर से विड्रॉल कर रहे हैं खुद की, ठीक है, उसकी जगह किसी और पर्सन को उसके अंदर पार्टनर बना रहे हैं। ठीक है, अब वो पार्टनर बन रहा है तो वो उसके लिए, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए, यानी एक्सचेंज करने के लिए, अपने बिहाफ पे किसी और को पार्टनर बनाने के लिए उस पर्सन को सारे जितने भी पार्टनर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, उनकी कंसेंट की ज़रूरत होगी। बिना कंसेंट के वो नहीं अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकता। ठीक है, ये नेक्स्ट फीचर हो गया। उसके बाद इसमें क्या आता है कि इसमें जो लायबिलिटी है इसकी वो अनलिमिटेड होती है सारे पार्टनर के। अनलिमिटेड ऑन एवरी पार्टनर। अब देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, ठीक है, कोई भी अगर मान लो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहीं से भी कुछ लोन लिया गया है, ठीक है, या उधार लिया गया है, उसमें अगर मान लो बिजनेस चला रहे हैं और कोई भी अगर बाय चांस इस तरह से कोई बिजनेस के अंदर लॉस हो जाए, ठीक है, कोई डैमेज हो जाए बिजनेस में, वो होने के बाद अगर मान लो उसकी जो भरपाई करनी है, ठीक है, तो उसकी भरपाई के लिए जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब ही लायबल, जिम्मेवार होंगे। उनको उसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज, यानी जो भी कर्जे हैं,
क्या उनको भरने के लिए, उनको डिस्चार्ज करने के लिए सब जिम्मेवार होंगे। ठीक है, अब इसके लिए अनलिमिटेड है, यानी कि अगर मान लो उनको कंपनी के एसेट्स बेचने पड़ते हैं, कोई बिल्डिंग वगैरह है या फिर मशीन्स वगैरह है वो बेचने पड़ते हैं लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए, तो वो भी करना पड़ेगा। इवन कि अगर उनके खुद के प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ती है तो वो भी करना पड़ेगा। इसलिए जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, अगर उसको सब हर पार्टनर उसके लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ शेयर, कंट्रीब्यूशन ऑफ शेयर। अब इसके अंदर सबका ही कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, चाहे वो मनी इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टनर है इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा है बस प्रॉफिट ले जा रहा है, इसमें सबका शेयर होता है, हर चीज़ की कंट्रीब्यूशन होती है। और वो कंट्रीब्यूशन किसके अकॉर्डिंग होती है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। जो एग्रीमेंट में, जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जो रेशियो डिसाइड की गई है कि कितना किसने इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्ट करनी है बिजनेस के अंदर, कितनी उसको प्रॉफिट होएगा, कितना उसको लॉस होएगा, उसके अकॉर्डिंग उसका हर ताकि वो चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसके अंदर पूरा कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन एग्रीड रेशियो, एग्रीमेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसमें ये बता रखा है इसके अंदर जो शेयरिंग, जो प्रॉफिट लॉस है उसकी भी शेयरिंग हो रही है और इसमें बिजनेस एक्टिविटी की भी शेयरिंग हो रही है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो बिजनेस एक्टिविटीज है, अब देखो जितने भी पार्टनर्स हैं, ऐसा नहीं कि सबको अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं, हर तरह की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। ठीक है, कि किसने कौन सी बिजनेस एक्टिविटी को कैरी ऑन करना है, अलग अलग कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं जो आपको फर्स्ट चैप्टर में कवर करवाया था। कौन सा पार्टनर किस चीज़ को हैंडल करेगा, कौन मैनेजमेंट करेगा, कंट्रोल कैसे करना है, ये सारी चीज़ों में उनकी शेयरिंग होती है। ऐसा नहीं कि कोई पार्टनर है कि कोई शेयरिंग नहीं है, सबकी इक्वली शेयरिंग होती है। और शेयरिंग इक्वल होती है तो राइट भी सबका इक्वल होता है। ठीक है, और क्या होता है इसके फीचर, हम ये भी कह सकते हैं म्यूचुअल कॉपरेशन। ठीक है, कॉपरेशन भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर पार्टनर्स के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वो एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलानी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अगर वो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वो डिसीजन, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो बिजनेस है वो सफ़र करेगा। इसलिए कॉपरेशन, म्यूचुअल आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द पार्टनर्स, चाहे वो 2 पार्टनर्स हैं, चाहे वो 4 हैं, चाहे वो 8 हैं, चाहे वो 10 हैं, जितने भी हैं उनके बीच में आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कॉपरेशन होती है, तभी वो पार्टनरशिप के बिजनेस में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके फीचर्स। अब आगे आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं पार्टनरशिप के। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहले मोर कैपिटल। ठीक है, अब इसका मतलब ये है, देखो कितने पार्टनर हैं, इतने सारे पार्टनर्स का ये बेनिफिट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसका मतलब ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है बिजनेस की, और बिजनेस को ज़्यादा स्प्रेड किया जा सकता है, उसको ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है। क्योंकि इतने सारे मेंबर्स, मोर देन 2 to 20 मेंबर्स जो इनकी लिमिट है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की मतलब कि रिसोर्स बढ़ जाता है एक तरह से, जो कि इसमें नहीं था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में और सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो इसमें एक तरह से जो सोर्स होता है कैपिटल का, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है डिसीजन मेकिंग ईजियर हो जाती है, डिसीजन
ईजियर हो जाती है। क्यों? देखो अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो सबके दिमाग होते हैं, सब अपने अपने व्यूज़ रखते हैं, अपने अपने थॉट्स रखते हैं, ठीक है, जिसके कारण कोई भी डिसीजन लेना है, किसी भी तरह का डिसीजन लेना है रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रिगार्डिंग द बिजनेस, रिगार्डिंग द ट्रेड, तो वो ईजी हो जाता है। सब अपने अपने व्यूज़ के साथ, इतने सारे व्यू होते हैं, इतने सारे थॉट्स होते हैं, जिससे डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाता है कि क्या डिसाइड किया जाए, क्योंकि सबके थॉट्स इंक्लूड किए जाते हैं, उसके बाद उसका कंक्लूजन निकाल दिया जाता है। हाँ, क्योंकि हर एक पर्सन अपने थॉट्स के साथ हर चीज़ के रिगार्डिंग अपने उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स सब कुछ रख के तो एक जो कंक्लूजन निकलता है रिगार्डिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो एक परफेक्ट कंक्लूजन निकलता है और वो बहुत ईजी हो जाता है और जल्दी हो जाता है, क्विक होता है। क्योंकि एक पर्सन को कोई चीज़ का डिसीजन लेना होता है तो उसको सोचने में ज़्यादा टाइम लगता है कि ऐसा भी हो सकता है या वैसा भी हो सकता है, इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर ईजी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो रिस्क है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ रिस्क, इसमें क्या होता है कि अब कोई भी मान लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी डैमेज हो जाता है या कुछ भी लॉस हो रहा है तो उसके अंदर शेयरिंग होएगी रिस्क के अंदर भी। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई लॉस, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन ही मान लो उसके अंदर कुछ भी इस तरह से 12,000 का लॉस हो गया, ठीक है, और उस कंपनी में कितने पार्टनर्स हैं? 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है, 4 पार्टनर्स हैं, तो इनको इक्वल क्वांटिटी में डिवाइड कर लिया जाएगा। 4 है, मान लो 3 पार्टनर है, तो ये कितना इनका, ये 4-4 हजार में डिवाइड हो जाएगा इनका, ठीक है। लेकिन कहाँ, अगर वो लॉस है वो 4-4 हजार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर एक ही पार्टनर होता, सोल प्रोप्राइटरशिप होता, तो उसमें जो ओनर था, जो प्रोप्राइटर था, वो अकेला ही 12,000 का लॉस भरता, ठीक है। तो इसमें जो लॉस होता है ना, कोई भी रिस्क होता है, वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। अब हर इसमें और क्या होता है, हर पार्टनर को इक्वल राइट्स होते हैं, इसके एडवांटेजेस में इक्वल राइट्स टू ईच पार्टनर, ठीक है। हर पार्टनर को ना इसमें इक्वल राइट होता है, चाहे वो शेयरिंग करनी हो लॉस की, प्रॉफिट की, या फिर जो भी है मैनेजमेंट की, कंट्रोल की, हर एक की इक्वल राइट होता है, ठीक है। क्योंकि वो सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा होता है, जैसा एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको मिलेगा। तो जो चीज़ लिखित में है, रिटन में है, तो उसके रिगार्डिंग कोई कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि अब कंपैरेटिव करें तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, तो उसमें जो कर्ता ने डिसीजन ले लिया वो डिसीजन बस फाइनल है, ठीक है। इसमें राइट है, जो चीज़ लिखा हुआ है कि इसको इतने % प्रॉफिट मिलेगा तो मिलेगा ही, ठीक है। लॉस में भी इसका इतना हिस्सा है तो वो है, ठीक है। तो सबको इक्वल राइट है। और अगर मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्शन करनी है, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो वो भी हर पार्टनर को, चाहे वो 4 हो, 10 हो, 15, जितने मर्जी पार्टनर हैं, जो लिमिट है 2 से लेकर 20 तक की, तो वो इक्वल राइट होता है हर पार्टनर को। उसके बाद इसमें क्या होता है, जो एफिशिएंसी है काम की वो बढ़ जाती है, एफिशिएंसी ऑफ वर्क। अब देखो इसमें क्या होता है, सारे पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। एक पर्सन तो है नहीं काम करने वाला, अलग पार्टनर्स हैं, सबको अलग अलग काम डिवाइड हो जाता है, ठीक है। डे टू डे वर्क होता है, ठीक है। सबको ऐसा है कि अपना अपना डिपार्टमेंट दे दिया, आप ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई हैं, वो अपना काम करेंगे। तो जिससे क्या होता है, जो एफिशिएंसी, काम करने की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि एक ही पर्सन के ऊपर सारा बर्डन आ जाता है तो वो एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, क्योंकि उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और वो
पूरा करने की एफिशिएंसी, कैपेबिलिटी या कैपेसिटी कम हो जाती है अगर एक ही पर्सन के ऊपर सारा बर्डन आ जाएगा। लेकिन अगर वो डिवाइड हो गया, जो काम है वो डिवाइड है, डे टू डे एक्टिविटी वो साथ के साथ होती जाएंगी, ठीक है, और काम करने की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। ये तो थे इसके एडवांटेजेस। उसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस भी है। अब हर एक कोई भी चीज़ है उसके पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव भी होते हैं साथ में, तो इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं, वन बाय वन करके पढ़ेंगे हम। डिसएडवांटेजेस, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप देखो पार्टनर्स बहुत सारे होते हैं, 2 से भी ज़्यादा होते हैं, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, तो इतने सारे पार्टनर्स के बीच में कई बार क्या होता है कि डिसीजंस को लेकर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग है, अब देखो हर एक को इक्वल राइट है, तो कोई भी डिसीजन है पर्टिकुलर रिगार्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो डिसीजन को लेकर कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं डिसीजन, ये मेरा डिसीजन ठीक है, दूसरे वाले पार्टनर का डिसीजन ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती एक डिसीजन को लेकर, वो पर्टिकुलर उस डिसीजन को नहीं ले पाते, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है उनके बीच में जो बिजनेस है उसका जो मतलब कि जो स्मूथली रन कर रहा होता है उसके अंदर लैग हो जाता है, जो मतलब कि उस जो स्मूथनेस थी वो खत्म हो जाती है, ठीक है, उसको सुलझाने में टाइम लगता है, ठीक है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, चाहे उसमें कितने भी पार्टनर्स हो। उसके बाद लैक ऑफ स्टेबिलिटी, लैक ऑफ स्टेबिलिटी में क्या होता है, अब देखो इसमें स्टेबिलिटी का ये है कि एक स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें अलग अलग पार्टनर्स हैं, ठीक है, अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कारण, कोई भी कारण है जिसके कारण किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसका जो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट थी जो भी है उसके लिए कोई वो लायबल नहीं है, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी पता नहीं कब कौन पार्टनरशिप से विड्रॉल कर जाए, ठीक है, बेशक सबकी कंसेंट के साथ ही करे विड्रॉल, लेकिन फिर भी वो विड्रॉल कर सकता है, तो इसके अंदर स्टेबिलिटी का थोड़ा वो रहता है कि लैक ऑफ स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि किसी की अगर मान लो डेथ हो जाती है तो उसकी जगह पे कौन आएगा, ठीक है, वो चीज़ नहीं मेंशन होती। उसके बाद विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कई बार क्या होता है कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, तो उसका क्या करते हैं, वो कहते हैं हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वो विड्रॉल कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कंसेंट सबकी रजामंदी से कर सकते हैं, लेकिन वो विड्रॉल कर सकते हैं कि मैंने इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो उस टाइम क्या होता है कई बार सब कुछ डिसाइड हो जाता है, सारी चीज़ें प्लान हो जाती हैं, उस टाइम अगर कोई विड्रॉल कर लेता है तो वो एक तरह से बिजनेस को रिस्क में डाल सकता है, जिससे बिजनेस में लॉस हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, सीक्रेसी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अब ये जो सीक्रेसी थी इन दोनों में, तो सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सीक्रेसी मेंटेन रहती है, ठीक है, इसमें घर के मेंबर होते हैं, उसमें वो प्रोप्राइटर खुद अकेला होता है ओनर। इसमें सीक्रेसी क्यों, क्योंकि इसके अंदर पार्टनर्स आते हैं अलग अलग बाहर से, अब वो देखो विड्रॉल कर रहा है, मान लो उसने क्या पता कहीं पे उसको अच्छा ऑफर मिल रहा हो, इन्वेस्टमेंट करके उसको ऐसा लग रहा हो कि ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा मुझे इससे, ठीक है, तो वो अगर मान लो वहाँ से विड्रॉल कर रहा है, तो क्या पता है जो इस कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसीजन लिए गए हैं वो वहाँ पे जाके डिस्कस करें, तो इसके अंदर सीक्रेसी का बहुत बड़ा इशू होता है, इसमें सीक्रेसी मेंटेन नहीं रहती, कोई भी डिसीजन है, कोई भी कुछ भी है, अगर कोई विड्रॉ कर जाता है किसी भी मूवमेंट पे, तो वो सीक्रेसी उसको, तो उसने तो वो मीटिंग अटेंड की है ना, तो उसको वो सीक्रेसी लीक आउट हो जाती है, सीक्रेसी नहीं रहती, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, नंबर ऑफ पार्टनर्स, लिमिट होती है, लिमिट ऑफ पार्टनर्स, 2 to 20,
इसमें पार्टनर्स की लिमिट होती है भी 20 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, आगे नहीं, ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। कई बार इसमें क्या होता है, और भी इसका एक एडवांटेज जैसे डिसऑनेस्टी पार्टनर्स की। पार्टनर्स कई बार क्या होते हैं, अपने बेनिफिट के लिए कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, जिसमें वो सोचते हैं खुद का सेल्फ बेनिफिट सोचते हैं, तो वो डिसऑनेस्ट भी हो सकते हैं। कुछ मतलब कि इस तरह का काम भी कर सकते हैं, इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं जिसके कारण उनको फ़ायदा हो, उनको बेनिफिट हो और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट ना हो, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो, ठीक है। ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। उसके बाद आ जाते हैं इसमें पार्टनर के टाइप्स। अब ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है, इसमें पार्टनर्स होते हैं अलग अलग तरह के। कितने टाइप्स के होते हैं इसमें? 8 तरह के पार्टनर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है एक्टिव पार्टनर। 8 टाइप्स के होते हैं एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का क्या रोल होता है? ये मैनेजमेंट के अंदर और जितनी भी जो बिजनेस की एक्टिविटी है उसमें पूरा पार्टिसिपेट करता है, पूरा कंट्रोल करता है, और इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करनी है, कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, उसमें भी इसका रोल होता है, तो इसको एक्टिव पार्टनर कहते हैं। जो सेकंड आ जाता है वो होता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर का क्या रोल होता है? ये स्लीपिंग मतलब कि इसका बस काम होता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, इसको कोई मतलब नहीं है कि कैसे मैनेजमेंट में काम हो रहा है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, कैसे कंट्रोल करना है, मतलब कि वहाँ जाके कुछ अपना काम नहीं करना, उसमें सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दी कि हो गया, ठीक है। इसको डोरमेंट पार्टनर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्टनर आ जाता है वो होता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर मतलब कि इसमें कोई वो नहीं होता, इसने प्रॉफिट लेना है या कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है या लॉस के अंदर शेयर है, नॉमिनल बस उसके नाम से चलती है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन चलती है, इसके अंदर इसका कोई प्रॉफिट हो ऑर्गेनाइजेशन में या कोई लॉस हो, उसका कोई शेयर नहीं होता। उसके बाद जो नेक्स्ट फोर्थ पार्टनर होता है वो है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर सारे वही काम करता है जो कि एक्टिव पार्टनर करता है, लेकिन ये पब्लिक के आगे एक्सपोज नहीं होता कि ये भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। इसने क्या करना है? मैनेजमेंट भी करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, पूरा कंट्रोल भी करना है ऑर्गेनाइजेशन को, और कैपिटल को भी इन्वेस्ट करना है, प्रॉफिट और लॉस सबकी शेयरिंग करनी है, लेकिन ये सीक्रेसी में होता है, किसी को पता नहीं होता कि ये ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पार्टनर इन प्रॉफिट। जो हमारा फिफ्थ है दैट इज पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। नेम से क्लियर है कि इसमें जो पार्टनर होता है ना वो सिर्फ प्रॉफिट की शेयरिंग करता है और किसी चीज की शेयरिंग नहीं करता। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है, हमारा सिक्स्थ होता है, वो होता है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर, इसमें वो जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जिसकी एज 18 से बिलो होती है वो वाले पार्टनर्स आते हैं, ठीक है। कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो सोचते हैं कि हम अपने जो चाइल्ड है, अपना सन है, उसको भी इन्वॉल्व करें, तो उसको एक तरह से पार्टनर बना लिया जाता है। वो सिर्फ प्रॉफिट की शेयरिंग करता है, लॉस की कोई शेयरिंग नहीं करता, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कोई शेयरिंग नहीं करता, सिर्फ प्रॉफिट है उसी को शेयर करता है। और इसमें अगर वो माइनर से मेजॉरिटी में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, अगर वो 18 ईयर्स से आगे बढ़ जाता है, उसको एक टाइम दिया जाता है पब्लिक नोटिस का कि वो 6 मंथ्स के बीच में ये पब्लिक नोटिस दे दे कि उसने इस बिजनेस के अंदर आगे कैरी ऑन करना है या नहीं करना। अगर वो नोटिस नहीं देता तो इसका मतलब यही होता है कि वो इस बिजनेस में अभी भी, इस ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी पार्टनर है। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट पार्टनर है वो है सीनियर पार्टनर।
जो हमारा 7th पार्टनर है वो है सीनियर पार्टनर। सीनियर हर तरह सीनियर होता है, ये एक्सपीरियंस के बेस पे भी, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट